अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है। A relevant cost is any cost that will be incurred in future and will be paid in cash as a direct consequences of implementation of particular decision। तो ये ड्यू टू डिसीजन होती है। इसमें तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। पहला, कि ये कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होगी। दूसरा, कैश में पे करेंगे। और तीसरी चीज जो है वो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो जिस कॉस्ट के भी ये तीन चीजें फुलफिल होंगी उसे हम कहेंगे रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट के फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेंगे। पहला फीचर है इसका कि रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट विल अकर इन फ्यूचर। दे कैन नॉट इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट। जो पास्ट में हमारी कॉस्ट अकर होगी उसको हम रेलिवेंट कॉस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि वो संक कॉस्ट होगी। इसी तरह फीचर नंबर टू, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन आर कॉस्ट्स दैट विल अकर as a direct consequences of making a decision. Cost that will occur anyway, no matter what decision is taken, cannot be relevant to the decision। तो अगर कोई डिसीजन से रेलिवेंट कॉस्ट इनकर होगी या अकर होगी उसे हम कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। अगर कोई डिसीजन से रेलिवेंट नहीं है तो वो कॉस्ट आपकी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, रेलिवेंट कॉस्ट और कैश फ्लोज। कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। जो नोशनल कॉस्ट्स हैं, जो अलामती तौर पे कॉस्ट होती हैं, सच एज डेप्रिसिएशन चार्जेस हो गया, नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट, वो रेलिवेंट डिसीजन से रेलिवेंट नहीं होती, इसलिए उन्हें रेलिवेंट कॉस्ट नहीं कहा जाता। इसके अलावा जी रेलिवेंट कॉस्ट की टाइप्स। रेलिवेंट कॉस्ट की टाइप्स चार टाइप्स हैं: इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इररेलिवेंट कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है और नोशनल कॉस्ट है। अब हम वन बाय वन रेलिवेंट कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो क्या चीज़ है, पहले तो हम इसका देख लेते हैं। एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स एन एडिशनल कॉस्ट दैट विल बी अकर्ड एंड पेड इन कैश ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन। ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है। ठीक है, डिसीजन जो हम करेंगे उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट आई तो उसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो नई प्रोडक्ट बनाना चाह रही है और उसके लिए उसे एक सुपरवाइजर की ज़रूरत है जो उसे सुपरवाइज करे। तो अगर हम एक नया सुपरवाइजर हायर करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। ये मेरे ख्याल में ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वुड बी सेव्ड और अवॉइडेड और eliminated और reduced ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन। ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम सेव कर सकते हैं, एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने एक कंपनी जो है ना रेंट पे कर रही है एक स्पेशल वेयर हाउस का, और वो एक प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उसके जो ऑपरेशंस हैं, से प्रोडक्ट एक्स बना रही है तो उसके जो ऑपरेशंस हैं वो क्लोज हो गए। अब वो रेंट दे रही है, फर्ज करें 1000 उस वेयर हाउस का। ठीक है, अब जब वो प्रोडक्ट ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं, प्रोडक्ट को हमने बनाना बंद कर दिया है, तो हम
वो जो कॉस्ट थी रेंट की वो हमें सेव हो जाएगी अब, जब हम उसका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म कर देंगे। तो इस केस में हम वो 1000 को अवॉइडेबल कॉस्ट ट्रीट करेंगे। इसी तरह आ गया डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट मींस एन existing cost that will charge in future as a consequences of particular decision। इसमें इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि एक कंपनी है, वो एक रेंट पे कर रही है 1000 का एक फोटोकॉपियर मशीन का। ठीक है, अब वो स्विच करना चाह रही है एक लार्जर फोटोकॉपियर मशीन की तरफ। अब वो उसका रेंट जो है ना वो 1800 रुपया ईच मंथ देगी अगर वो लार्जर फोटोकॉपियर मशीन लेती है। तो इस केस में जो 800 रुपया एक्स्ट्रा उसे देना पड़ेगा उसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल कॉस्ट है। आगे हमारा आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ पॉसिबल फ्यूचर कैश बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताती है कि एक हम स्पेशल ऑर्डर जो है उसको करने के लिए जो हमारी अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन होगी उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। इसकी एग्जांपल है, अगर एक आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है और वो 200 किलोग्राम है स्टॉक में आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको स्क्रैप वैल्यू पे बेच बेच देते हैं। ठीक है, और अगर आप उस 200 किलोग्राम को एक स्पेशल ऑर्डर के लिए यूज कर लेंगे तो जो आपका 50 रुपीज पर केजी आपने स्क्रैप जो है वो फॉरगॉन हो जाएगा। तो ये जो 50 रुपीज पर केजी स्क्रैप था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर होगी इस केस में। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी कॉस्ट कौन सी है। इररेलीवेंट कॉस्ट कौन सी है। इररेलीवेंट कॉस्ट में हमने पहले देखा था कि संक कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। sunk cost means any cost that has already been incurred or paid in past and that cost cannot be reversed। जो हमने ऑलरेडी कॉस्ट पे कर दी है उसको हम संक कॉस्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, a company must decide whether to launch a new product to the market। It has spent 5 lakh on developing the new product। एक नई प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्होंने 5 लाख रुपया खर्च किया एंड फर्दर 40,000 मार्केट रिसर्च की उन्होंने। ये दोनों कॉस्ट जो है ये संक कॉस्ट है क्योंकि ये ऑलरेडी पेड अप हो गई हैं। कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट रेफर्स टू एनी कॉस्ट दैट वाज एग्रीड या प्रॉमिस किया हुआ है ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन द पास्ट बट कैश will be paid in future whether decision is implemented or not। ठीक है जी, ये हमने इस केस में हमने कैश पे नहीं करना, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू हमने इसको ये इनकर हो सकती है फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर आप बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड 3 years ago at annual rental of rupees 20,000 for 10 years। All previous costs are sunk cost and remaining future rentals are committed cost। ठीक है जी, जो 3 साल में कॉस्ट थी आप पे कर चुके हैं वो संक कॉस्ट आ जाएंगी आपकी, और अगले 7 साल की जो कॉस्ट होगी वो कमिटेड कॉस्ट होगी।
अच्छा जी, उसके बाद हमारी कॉस्ट आ गई है नोशनल कॉस्ट, एनी कॉस्ट विच इज़ नॉट एक्चुअली पेड इन कैश बट अकाउंटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो इस केस में भी आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम कह सकते हैं कि वो नोशनल कॉस्ट है। और उसके बाद आखिरी जो है वो है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड इन एनी वे। ठीक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी अगर एक रेंट पे कर रही है 1000 एक वेयर हाउस के लिए, जो कि सारी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, और अगर एक प्रोडक्ट शट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वेयर हाउस फिर भी हमने यूज करना है दूसरी प्रोडक्ट्स को मेंटेन या वहाँ पे केप्ट करने के लिए। तो अब इस केस में हम कोई कॉस्ट जो है वो सेव नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो 1000 देना ही पड़ेगा। तो इस केस में जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, वो है रेंट हमारा, जो कि हमें देना ही देना है। तो ये सारी रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट की एग्जांपल थी। उम्मीद है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इसकी।